अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ा। बात करते हैं तालीम का हक 2009, जिसको हम लोग कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद 1 अप्रैल 2010 से मुल्क भर में जम्मू और कश्मीर उस वक्त छोड़कर नाफिजुल अमल हुआ। इसके लिए हिंदुस्तानी आईन में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली से 8वीं जमात तक मुफ्त और लाजमी तालीम तयन करता है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी धारा 370 हटने के बाद यह लागू हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो आपका तालीम का हक है, 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त तालीम देना है, ट्यूशन फ्री। और हमें साथियों कहा गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में हमें उसको स्कूल देना है, दायरा करना है, स्कूल जाने आने के सहूलियात है, ड्रेस है, और यहां तक कि आपने देखा होगा कि साथियों जो मिड डे मील है वो भी इसी के अंदर आता है। हिंदुस्तानी आईन का दस्तूर का आर्टिकल 250A क्या कह रहा है कि अनुच्छेद साथियों 250A बच्चों को मादरी जबान में तालीम देने का हक देता। देखिए, हमने 343A के बारे में पढ़ा, 343 का साथियों खंड 2 के बारे में पढ़ा। 343A क्या कहता है कि साथियों हिंदी जो है वो सरकारी जबान है। 343 खंड 2 क्या कहता है कि साथियों अंग्रेजी जो है वो सरकारी क्या है, ये हिंदी का मुआविन सरकारी जबान है। और यहीं पर हम ये पढ़ रहे हैं कि 250A ये कहता है कि बच्चों को मादरी जबान में तालीम देने का हक देता है। यानी बच्चों को मादरी जबान में तालीम का हक देना, ये किस आर्टिकल में? तो 250A में। साथियों, तमाम सरकारी स्कूलों में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी, बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती जमीन पर तामीर किए गए हैं, 25% सीटें मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए मुख्तस होंगी। यानी जो प्राइवेट स्कूल है इसके अंदर दोस्तों 25% सीट जो है वो बिल्कुल मुफ्त होगा, आरक्षित होगा। अभी आपने देखा होगा लेटर नोटिस निकलता है जी डीओ साहब का और डीएम साहब का, जो सरकार प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% बच्चे जो है वो बिल्कुल मुफ्त होंगे। दाखला के वक्त कोई भी टेस्ट या दाखला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल में आपको 5वीं क्लास में एडमिशन कराना है, 4th क्लास का टीसी लाइए, 5वीं में एडमिशन हो जाएगा। यह नहीं कि यहां आपको टेस्ट देना, ऐसा नहीं करना है। माजूर तलबा के स्कूल तक आमदो रफ्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि साइकिल देना, जे उसको जो है अगर कोई माजूर है तो 3 पहिया वाला साइकिल देना, यह हुकूमत की तरफ से बिल्कुल मुफ्त और फ्री दी जाती है। किसी भी बच्चे को जिस्मानी, जहनी, जज्बाती तौर पर सजा नहीं दी जाएगी। माने बच्चे को हमें जिस्मानी तौर पर भी नहीं मारना है छड़ी डंडा से, और ये नहीं कि जहनी तौर पर। जहनी ये है कि डेली हम उसको क्या कर रहे हैं, बोरियत महसूस करवा रहे हैं, डेली हम सबके सामने उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। तलबा और असातिज़ा का तनासुब प्राइमरी सतह पर जी 1:30 यानी 1 मुअल्लिम पर 30 बच्चे, और मिडिल सतह पर 1:35 यानी साथियों 1 मुअल्लिम पर 35 बच्चे। ये साथियों है जे इसी के अंदर बताया गया है। 8वीं जमात तक किसी भी तालिब इल्म को फेल नहीं किया जाएगा, यह कहा गया है इसी के अंदर। उसके बाद दोस्तों 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का उसके उम्र के मुताबिक दाखिला लिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 6 साल का कोई बच्चा है तो उसको 1 क्लास में हमें दाखिला लेना है, लेकिन एक बच्चा है जो 8 साल का है, तो 8 साल का है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या हम उसको 1 क्लास में डालेंगे? जी नहीं। जब वो 6 साल का था तो हम उसको 1 क्लास में था, 7 साल का रहेगा तो 2 क्लास में, 8 साल का रहेगा तो इसका एडमिशन 3 क्लास में। हाँ,
इसको हम एक्स्ट्रा एक क्लास देकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यानी बच्चों को उसके उम्र के मुताबिक हमें दाखला लेना है। यह भी साथियों किसमें कहा गया है? आरटी एक्ट 2009 में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों एक आपका है एनईपी 2020। एनईपी 2020 क्या है? जिसको साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला गया है। नई तालीमी पॉलिसी 2020, नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल के उम्र से शुरू होगी। अब यहां पे देखिए, अभी हमने आपको बताया कि एक बच्चा 6 साल का जब रहता है तो हम उसको स्कूल में डालते हैं। किस क्लास में? 1 क्लास में। इससे पहले दोस्तों हम उसको कहां डालते थे? तो इससे पहले हम उसको आंगनबाड़ी में डालते थे। लेकिन अब इसमें यह कहा गया कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल की उम्र से शुरू होगी। यानी एक बच्चा जब 3 साल का होगा तो हम उसको स्कूल में डाल देंगे। यानी अब इसमें कुछ बदलाव हुआ है। नई तालीमी पॉलिसी का मकसद 3 से 18 साल तक, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? 6 से 14 साल, यही ना पढ़े हैं आरटीई एक्ट 2009 में साथियों कि 6 से 14 साल तक हमें मुफ्त और लाजमी तालीम का हक मिलता है। हुकूमत गवर्नमेंट हमें 6 से 14 साल तक फ्री में तालीम देगी। अब यह बढ़ाकर कर दिया गया है 3 से 18 साल। जो 14 था उसको कर दिया 18 और जो 6 था उसको कर दिया 3। तो 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम के हक को फरोग देना। जी, नई तालीमी पॉलिसी के तहत 10+2 का ढांचा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। अब आपका क्या होगा? 5+3+3+4 के मुताबिक स्कूल होगा। अब पहले यहां पर थोड़ा सा समझिए, हमें तो कोई हड़बड़ी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि एक एक पॉइंट को आपको समझाते चलें। पहली बार भी आप वीडियो देख रहे होंगे, इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, सारा मसला आपका हल हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग 10 क्लास में रहते हैं तो कहते हैं कि मैट्रिक कर रहे हैं, तो आपको कोई पूछता है मैट्रिक कहां से करते हैं, तो आप कहते हैं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, है ना, कहते हैं ना, तो यानी उस स्टेट का नाम लेते हैं। फिर आप इंटर करते हैं तो इंटर किस बोर्ड से है? तो यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बंगाल बोर्ड, यानी उस स्टेट का नाम लेते हैं। यानी अभी जो ढांचा था वो था 10+2 का, यानी हुकूमत जो थी यानी स्टेट गवर्नमेंट है मैट्रिक भी कराती थी और साथियों +2 भी कराती थी, मतलब आपका जो 12th क्लास भी कराती थी। लेकिन कोई बच्चा बीए किया है, आपने कभी सुना है कि बीए कहां से किया है? तो वो बोले कि बिहार बोर्ड से किए हैं। बीए कहां से किया है? बंगाल बोर्ड से किया, नहीं ना, बीए में वो यूनिवर्सिटी का नाम लेता है ना। तो अभी जो था पहले था 10+2 का ढांचा था, इसको साथियों खत्म कर दिया गया। अब आपको क्या गया है? 5+3+3+4। अब ये क्या है? 5+3+3+4, ये साथियों उम्र को दर्शाता है। आप समझ लीजिए, ये उम्र को दर्शाता है। क्या है इसका मतलब? ये है कि अब स्कूलिंग, इसका मतलब ये है कि अब स्कूलिंग दोस्तों क्या होगा कि 3 से लेकर 8 साल तक, 3 से 8, फिर है 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए तकसीम है। यानी एक बच्चा 3 साल में जब वो आएगा स्कूल में तो 3 से 8 साल तक एक जमात में होगा, इसका नाम कुछ और है। दूसरा फिर 8 से 11 साल तक, तो 8 से 11 होगा तब ना 3 साल होगा, फिर ये दूसरा स्टेज होगा इसका। फिर तीसरा है साथियों 11 से 14, 3 साल हुआ तो ये इसका हो जाएगा तीसरा स्टेज। फिर उसका हो जाएगा 14 से 18, कितना साल हुआ? 4 साल, तो इसका चौथा स्टेज। अब समझिएगा, फर्स्ट स्टेज जो है 3 से 8 साल, दूसरा स्टेज 8 से 11 साल, तीसरा स्टेज 11 से 14 साल और चौथा स्टेज 14 से 18 साल, ये चौथा स्टेज है। तो यही ना यहां पर बताया गया है 5+3+3+4। तो यहां पे देखिए ना 3 से 8 साल कितना साल हुआ? 5 साल हुआ। अब 3 साल, 8 से 11 साल कितना साल हुआ? 3 साल हुआ। अब 3 साल, तो 11 से 14 कितना साल हुआ? 3 साल हुआ। और 4 साल, तो 14 से 18 कितना साल हुआ? 4 साल हुआ। तो साथियों इस 4 स्टेज में बांट दिया गया है स्कूलिंग को। यानी 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18। अब देखिए इसमें क्या है कि एक एक स्टेज का अलग अलग नाम है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के उसूल ये हैं। सबसे जो पहला स्टेज जो है वो साथियों 5 साल का जो स्टेज है, जो कि 3 से 8 साल तक, यही ना है, 3 से 8 साल तक एक बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल में आएगा,
और 8 साल तक वो जो स्टेज कहलाएगा वो है बुनियादी मरहला। इसको क्या बोलेंगे? बुनियादी मरहला। कितने साल का है बुनियादी मरहला? 5 साल का, जिसको साथियों बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज। इसके तहत पहले 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग तालीम लेनी होगी। यानी बच्चा साथियों इस आंगनवाड़ी के तहत इस मरहला में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे। इसके बाद अगले 2 साल तक जमात 1 और 2 के स्कूल लिए जाएंगे। यानी जो बच्चा 6 साल की उम्र में स्कूल में आता था, अब उसको डायरेक्ट साथियों 3 साल की उम्र में स्कूल में लाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि पहला जो 3 साल होगा, चूंकि 5 साल का मुद्दत है, तो जो पहला 3 साल होगा उसके अंदर बच्चे को आंगनवाड़ी वाला जो क्रियाकलाप है, खेलने के लिए सिर्फ खेलना सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर उसको जो है उसी में आगे 1 क्लास और 2 क्लास उसी में पढ़ा दिया जाएगा। तब ये 3 2 5 साल हो जाएगा। दूसरा जो स्टेज है दोस्तों साथियों, आप वो आपका है जो 3 साल का है, वो है तैयारी का मरहला। चूंकि 1 क्लास 2 क्लास पढ़ लिया है, तो साथियों इसको बोलते हैं जी प्रिपरेटरी स्टेज। ये क्या है आपका? तो दोस्तों इस मरहला में क्लास 4 से 5 तक पढ़ाई होगी। इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह मरहला 3 साल में मुकम्मल होगा। इस मरहले में साइंस, रियाजी, आर्ट्स वगैरह के बच्चों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो है साथियों दरमियानी मरहला, जो कि 3 साल का है, जिसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। इस मरहला में 6 क्लास से 8 क्लास तक की पढ़ाई होगी, जिसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे जी। इस मरहला में बच्चों के लिए खास स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू किया जाएगा। यानी ये जो मिडिल स्टेज है, इसी में अगर कोई बच्चा मोबाइल बनाना सीखना चाहता तो उसे मोबाइल बनाने के लिए, कोई बच्चा कंप्यूटर तो उसको कंप्यूटर, यानी जिसमें इच्छा होगा वो साथियों स्किल डेवलपमेंट कोर्स उसको सिखाया जाएगा इसी मरहला में। ठीक है। और उसके बाद साथियों अगला जो है वो आपका है सेकेंडरी मरहला। ये 4 साल का सबसे लास्ट स्टेज। ये क्या होगा? इस मरहला में क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाई होगी, जिसमें 14 से 18 साल तक उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह मरहला 4 साल का होगा। इस मरहले में बच्चों को अपने मजमून के इंतखाब की आजादी होगी। अभी देखिए, अभी आपका क्या होता था, अभी आप बीए करते थे, मान लीजिए कि दोस्तों आप बीए करते थे या इंटर करते थे, तो इसमें क्या दोस्तों आगे जो आपका है वो आपका है बोली और जबान। देखिए इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था और शायद अभी भी आपको मैं बता रहा हूं और समझा रहा हूं। देखिए एक होता है बोली और एक होता है साथियों जबान। दोनों के अंदर फर्क है। बोली क्या है कि एक मखसूस इलाके में, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों कोई 4, 5, 20 किलोमीटर के अंदर में एक बोली बोली जाती है, फिर उससे आगे बढ़िएगा दूसरी बोली है, उससे आगे बढ़िएगा तीसरी बोली है, उससे आगे बढ़िएगा चौथी बोली है। लेकिन जो जबान होता है वो व्यापक दायरा होता है उसका, उसके बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। जबान तहरीरी शक्ल में होती है और बोली जो है तहरीरी शक्ल में नहीं, वो तकरीरी शक्ल में होती है। बोली मुंह जबानी होती है और जबान जो है साथियों मुंह जबानी भी होती है, लेकिन उसकी तहरीरी शक्ल भी होती है। जबान का कायदा होता है, उसूल होता है, नियम होता है, जबकि बोली का कोई कायदा, कोई उसूल, कोई नियम नहीं होता है। बोली और जबान, दर हकीकत बोली और जबान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है अपने जज्बात और ख्यालात को समझने के लिए। लेकिन बोली जबान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती और इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित नहीं होती। इसमें अक्सर तब्दीलियां आती रहती हैं, जबकि जबान एक वसीअ तर नजरिया है। जबान के मुतअय्यना उसूल व ज़वाबित होते हैं और इसकी मियारी और तहरीरी शक्ल होती है, इसका हल्का वसीअ तर होता है। यानी दोस्तों जो जबान है उसका हल्का यानी उसका दायरा बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जबान क्या है। जबान क्या है? जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात यानी भाषा विज्ञान कहलाता है।
जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात, तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीका का नाम क्या है? जबान है। देखिए कितनी दिक्कत होती अगर हम लोगों की कोई जबान नहीं होती। आज हमको मान लीजिए भूख लगी, तो हम साथियों कुछ तो बोलेंगे तब तो अगला समझेगा। अगर हम चुपचाप रहेंगे तो अगला तो समझेगा नहीं। आपके पेट में दर्द हो रही है तो आप कुछ बोलिएगा तब तो अगला समझेगा। तो पता ये चला अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात, दूसरों के एहसासात को समझना, इसी का नाम क्या है? जबान है। इसी का नाम साथियों क्या है? भाषा है। ठीक है। जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात की तरसील का वसीला है। तरसील का मतलब होता है संप्रेषण और वसीला का मतलब होता है जरिया यानी कि माध्यम। उसके बाद दोस्तों समाजी ताअम्मुलात का जबान क्या है? नतीजा है। समाजी ताअम्मुलात का नतीजा का मतलब यह होता है कि हम लोग चूंकि साथियों समाज में रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर हम लोग टिके हुए हैं। इसी का नतीजा क्या है? जबान है। यानी चूंकि हम लोग एक दूसरे पर टिके हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो इसी के नतीजे में जो चीजें उत्पन्न हुई उसे ही साथियों क्या बोला गया? जबान। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता है। और जबान की 3 किस्में अभी मैंने आपको बताया था, इशारों की जबान, आवाजों की जबान और अलामतों की जबान। इशारों की जबान जब हम अपने जिस्म के आज़ा के हरकत के जरिया अपने एहसासात और जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारा की जबान कहते हैं। यह मरहला जबान की नशोनुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल जबान कदीम से होता आ रहा है, बल्कि माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की जबान आवाजों की जबान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। यानी दोस्तों जब हम अपने हाथ से, अपने पांव से, किसी भी हरकत से हम दूसरे को कुछ समझाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा तो इसका मतलब हुआ चुप हुआ, जैसे हमने ऐसे कहा या फिर हमने ऐसे कहा इसका मतलब छुट्टी हुआ। तो जो आप आजा से समझते हैं वो इशारों की जबान। ये जबान की 3 किस्मों में से सबसे पहली किस्म है, बल्कि ये इब्तिदाई किस्म भी है। आवाजों की जबान, इसका मतलब यह है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाजों को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है। जबान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबका पड़ता है वो कोई ना कोई जबान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं जबानों की नकल करके आवाजों को दोहरा कर जबान सीखता है और धीरे धीरे इस पर मुहारत हासिल कर लेता है। यानी आवाजों की जबान का मतलब है कि जो हम लोग अभी बोल रहे हैं ये हमारा आवाजों की जबान है। तीसरा दोस्तों आपका है अलामतों की जबान। किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वो लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वो तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामात को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी जबान आवाजों के बगैर अधूरी है। तहरीर का मतलब होता है लिखावट दोस्तों, यानी कि जब हम लिखते हैं जैसे हम बोले जीम तो इस तरह लिखेंगे, यह हमारा हो जाएगा अलामतों की जबान। तो जबान की 3 किस्में, 3 सूरतें आप लोगों ने देखी। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे जबान की आमोजिश और इक्तिसाब। देखिए पहले कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका टेस्ट जो है उसको हम लोग खोलेंगे। देखिए आमोजिश का माना हमने आपको बताया अधिगम। आमोजिश का माना हमने आपको क्या बताया? अधिगम। और दोस्तों इक्तिसाब का माना हमने आपको क्या बताया? अर्जन। ये चीज मैंने आपको बताई है। ध्यान दीजिएगा, जब हम दूसरी जबान सीखते हैं, मेयारी जबान सीखते हैं, हदफे जबान सीखते हैं, तो वहां पर अधिगम करना होता है। वहां पर हम गलती करते हैं और अधिगम में किसी एक की सहारा लेनी पड़ती है। अधिगम में साथियों मेहनत करना पड़ता है। आमोजिश में हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। और जब हम घर की जबान सीखते हैं तो वहां पर अधिगम नहीं, वहां पर अर्जन होता है, वहां पर इक्तिसाब होता है, वहां पर तहसील होता है, वहां पर हुसूल होता है। वहां पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम गलती भी नहीं करते। ठीक है। तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को क्या कहा गया? आमोजिश कहा गया। यानी जो तजर्बा के बिना पर आप दोस्तों जो तब्दीली आती है उसी को क्या कहते हैं? आमोजिश कहते हैं। जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है। इक्तिसाब कैसा अमल है?
फितरी अमल है। यह अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है और हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान का इक्तिसाब कर लेता है। जे कहा गया कि आप अपनी फितरी जबान जो है उसको दोस्तों कितने दिनों तक सीख लेते हैं? 4 साल तक में मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं। जे अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीखने लगते हैं। एक से ज्यादा जबान सीखने का मतलब है कि एक बच्चा स्कूल आता है तो वो बोलता है ना फैन, जी मोटर गाड़ी, तो फैन मोटर गाड़ी इंग्लिश में हो गया। अब बाकी जो उसके घर की जबान है तो एक से ज्यादा जबानें अक्सर बच्चा सीख लेता है। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीख लेता है और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो वो तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। एक बच्चा स्कूल में कब आएगा? जब वो 6 साल का होगा। तो 4 साल की उम्र में तो वो पूरे मुकम्मल तौर पर अपनी जबान सीख ही लिया और दोस्तों जब वो आया 6 साल में तो वो लगभग 5000 अल्फाज वो सीख लिया होता है। मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी माहौलियाती राबता से हासिल किया जाता। देखिए हम जो जबान सीखते हैं वो 2 तरीकों से सीखते हैं। एक तरीका आपका है रस्मी तरीका, दूसरा आपका है गैर रस्मी तरीका। रस्मी तरीका वो तरीका है जैसे आपका स्कूल का टाइम टेबल है जिसमें उस्ताद है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा जब मर्जी तब थोड़ी सिखाएंगे, इसका भी एक टाइम टेबल है। ये आपका रस्मी तरीका है। लेकिन आप अपने घर की जबान सीखते हैं तो दोस्तों वो आपका हो गया गैर रस्मी तरीका, जब मर्जी तब सीख लीजिए, वो आपका गैर रस्मी तरीका है। तो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है कि मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राबता से सीख हासिल किया जाता, यानी ये माहौल में हम हासिल कर लेते हैं, जबकि दिगर जबानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखा जाता, यानी इसमें स्कूल, उस्ताद, किताब इसकी जरूरत पड़ेगी। दुनिया का हर आम बच्चा उमूमन 4 साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली जबानें सीख लेता है। इस पर माहिर नफ्सियात के अलग अलग नजरियात हैं, यानी इस पर अलग अलग माहिर नफ्सियात ने कहा है, अलग अलग चीजें कही है। और हालांकि ये मैंने आपको बता दिया कि पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे जबान रटकर सीखते हैं। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे जो है जबान सीखने की क्या होती है, उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, पैदाइशी सलाहियत होती है। और उसके बाद हमने जीन पियाजे का बता ही दिया था कि ये साथियों इनका तामीरी नजरिया है कि हवा से खमसा से सीखते हैं। और उसके बाद वायुगोत्स्की के बारे में हमने बता ही दिया है कि इनका मानना जो है कि बच्चे समाजी राबता का नतीजा है, यानी बच्चे समाजी तामुल से सीखते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि जबान की नशोनुमा के दौरान बच्चा 2 तरह की बोली बोलता है। देखिए बच्चे का जो जबान यानी भाषा का जो विकास होगा तो बच्चा 2 टाइप का बोली बोलता है। एक तो है, आप देखिएगा हर बात में वो खुद को मुखातिब करेगा। कभी भी आप छोटे बच्चे को देखेंगे वो साथियों हर बात में पहले अपने आप को मुखातिब करता है, तो वो बोलते हैं अनापरस्त, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनापरस्त। तो जबान के नशोनुमा के दौरान बच्चा 2 तरह की बोली बोलता है, एक होता है अनापरस्त और दूसरा है आपका समाजी। अनापरस्त जबान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी जबान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने में करता है। बच्चा साथियों पहली जबान की तहसील कैसे करेगा, उसके क्या क्या स्टेज हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहली जबान से मुराद है आपका मादरी जबान यानी कि मदर टंग, यानी साथियों ये जो कि फितरी तौर पर सीखते हैं, इसके मराहिल कितने हैं? तो जो पहली जबान के मराहिल हैं उसके टोटल 6 मराहिल है। कितने मराहिल हैं? 6 मराहिल है। कितने मराहिल हैं? 6 मराहिल है। सबसे पहले आपका होगा बोलने से कबल का मरहला, जिसको कूइंग बोलते हैं। 0 से 6 माह की मुद्दत का जो मरहला है उसको बोलते हैं बोलने से कबल का मरहला। एक बच्चा देखिएगा कूइंग कू कू किस तरह करके करता है साथियों 6 महीने से पहले का, तो वो आपका क्या होगा? कूइंग या फिर साथियों बोलने से कबल का मरहला। दूसरा होगा बबलिंग मरहला या बबलाना। 6 से लेकर 8 महीना के जो दरमियान का है उसमें बच्चा बबलाता है, कुछ कुछ वो बोलना चाहता है, बोलता है, तो वो आपका होगा बबलाना। तीसरा है दोस्तों एक लफ्ज का मरहला। 9 से 18 माह का जो मुद्दत है बच्चा इसमें एक लफ्ज बोलता है। जैसे देखिएगा मम 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 मम, जी अजी पा पा, ये इस टाइप के अल्फाज बोलते हैं, वो एक लफ्ज ही बोलता है। तो दोस्तों ये होगा 9 से 18 महीना। 2 लफ्ज का मरहला 18 से 24 माह तक का जो मुद्दत है इसमें 2 लफ्ज है।
اور ٹیلی گرافی مرحلہ 24 سے 30 مہینہ کا مدت جو ہے اس میں بچہ اور بولتا ہے. لمبے جملوں کا مرحلہ 30 سے کے بعد سے بچہ ساتھیوں اب لمبا لمبا جملہ بولنے لگتا ہے, وہ پریپکو ہو. بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا بھی. من دل لگا کے پڑھیے اور ایک شعر ہمیشہ یاد رکھیے گا, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. ہمیشہ آپ جو ہے ویسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو آپ سے زیادہ جانکار ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے کم جس کو کچھ نہیں آتا وہ آپ کو گھما پھرا کے وہیں لے جائے گا جہاں سے آپ جی منزل سے بھٹک جائیں گے. اسی لیے آپ کے وہ دوست ہونے چاہیے جو پڑھنے والے ہوں, اور پڑھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوں, وقت کو ضائع نہ کرتے ہوں, اپنے قیمتی وقت کو وہ سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. تھینک یو سو مچ. اور ہم اپنا فیوریٹ شعر آپ کو سنا کر ساتھیوں رخصت ہوں گے کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.